हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकतंत्रीकरण। तो लोकतंत्रीकरण और लोकतंत्र दो चीज़ें होती हैं। तो लोकतंत्र बेसिकली आप सब ने, जो लोग भी पॉलिटी पढ़ते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को ज़रूर पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण में क्या अंतर होता है, पहले हम थोड़ा सा इस डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के बारे में आप सब ने एक डेफिनेशन सुनी होगी। जिन्होंने भी अगर लोकतंत्र को पढ़ा है तो उन्होंने एक डेफिनेशन ज़रूर सुनी होगी, जो कि अब्राहिम लिंकन की है। अब्राहिम लिंकन की है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इस तरीके की उनकी एक डेफिनेशन है। तो जनता का शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आ, पहले क्या है, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे कुछ है, इस तरीके का शासन था। अब क्या है, मैक्सिमम हम देखते हैं कि मैक्सिमम देशों में आज लोकतंत्र पाया जाता है। यानी कि जो राजा है, जो शासक है, जो शासन करेगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो। तो जो नेता होता है, जो राजा होता है, जो शासन करने वाला होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हम अपने भारत में भी देखते हैं। हमारे भारत में जो पीएम होते हैं, बेसिकली जो कार्यकारी नेता, सबसे सबसे उच्च लेवल पे या हाई लेवल पे, सबसे कह सकते हैं हम कि हाई लेवल पे जो है, जो सर्वे सर्वा होता है पूरे शासन का, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम संवैधानिक तौर पे कहें तो वो राष्ट्रपति होते हैं। संविधान में सबसे ऊंचा पद है, सबसे ज़्यादा शक्ति है राष्ट्रपति को। बट अकॉर्डिंग टू रियलिटी में जो सबसे सर्वे सर्वा सर्वोच्च पद पे है, वो जो है हमारे पीएम होते हैं। क्योंकि सारे काम वही देखते हैं, उन्हीं की कैबिनेट में सारे काम होते हैं और उन्हीं के कहने पे पूरी सरकार चलती है। तो यहाँ पे उनको कौन चुनता है? उनको चुनती है जनता। जनता जिसे चाहेगी उसे पीएम बना देगी, जिस पार्टी को चाहेगी उस पार्टी को जिताएगी। तो ये हो गया लोकतंत्र कि राजा जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, पैतृक आधार पे नहीं होगा या किसी और आधार पे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण क्या है? ठीक है, अभी हमने समझा डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। अब हम लोकतंत्रीकरण को पढ़ते हैं। तो लोकतंत्रीकरण क्या है कि पहले के टाइम पे, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजतंत्रात्मक, धर्मतंत्रात्मक, तानाशाही, सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था जब एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परिवर्तित होती है तो उसे लोकतंत्रीकरण कहते हैं। ठीक है। तो पहले के ज़माने में राजतंत्र हुआ करता था। कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे तानाशाही का शासन है, कहीं पे तो जनता सुखी है। राजतंत्र है, राजा अच्छे से अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, कहीं सुखी है। कहीं पे धर्मतंत्रात्मक, धर्म का शासन है, धार्मिक संस्थाएं जो होती थी, पुराने ज़माने में चर्च का शासन हुआ करता था। तानाशाही थी, कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरीके की जो शासन व्यवस्थाएं थी, जब ये लोकतंत्र में परिवर्तित हुई, उस प्रक्रिया को, उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्रीकरण। उसी को लोकतंत्रीकरण कहा जाता है। जब ये सारी शासन व्यवस्थाएं, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो सर्वाधिकारवादी शासन हो, फांसीवादी और नाजीवादी शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, नहीं है 19 सेंचुरी की, 1900 के टाइम की। तो उस टाइम पे ये सारी शासन व्यवस्थाएं जब लोकतंत्र में परिवर्तित हुई, तो उस प्रक्रिया को ही लोकतंत्रीकरण कहते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है नेट का, जो 4th यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो नेट के 4th यूनिट में लगा हुआ है हमारा लोकतंत्रीकरण। और लोकतंत्र को जो हम पढ़ते हैं वो नेट का जो फर्स्ट थ्योरीज वाला यूनिट है, उसके अंदर हम लोकतंत्र को पढ़ते हैं। तो अगर नेट के पर्पस से देखें तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैक्सिमम टाइम इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आगे हम इसमें देखते हैं पुनर्जागरण
धार्मिक क्रांति, विज्ञानवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद वह मील के पत्थर हैं जिन्होंने आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं की नींव रखी। तो जब पुनर्जागरण आया, धार्मिक क्रांति हुई, लोगों ने, जैसे पहले चर्च में हुआ करता था कि जो पोप का शासन हुआ करता था, पोप ने जो भी कह दिया वही माना जाएगा। तो ये इन सब के खिलाफ क्रांति आई जब विज्ञानवाद आया, व्यक्तिवाद आया, पूंजीवाद आया। पूंजीवाद में बड़े बड़े उद्योग बनने लग गए। विज्ञान के आने से जो है लोगों का धार्मिक कट्टरपंथी जो थी या फिर धर्म के प्रति जो अंधविश्वास था लोगों का, वो दूर होने लग गया। तो ये सब जो है पुनर्जागरण बेसिकली, तो ये मील का पत्थर साबित हुए लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में। इस बीच हम देखते हैं हंटिंगटन की एक बुक आती है जिसका नाम है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991। इसमें लोकतंत्र की 3 लहरें ये बताते हैं, और ये 3 लहरें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली। और ये बुक भी आपको याद रखनी है, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991। इसके बाद हम इन 3 लहरों को देख लेते हैं कि ये 3 लहरें जो हैं, जो हमें पढ़नी है, ये कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो पहली लहर आती है, पहली दीर्घ लहर, ये रहती है 1928 से 1926 के बीच। 1928 से 1926 के बीच रहती है। इसके बाद इसी में एक विपरीत लहर भी आती है, यानी कि इस लहर के विपरीत में एक लहर आती है जो कि 1922 से 1942 तक रहती है। इसके बाद आती है दूसरी लहर, दूसरी संक्षिप्त लहर आती है, ये 1943 से 1962 के बीच में रहती है। इसकी भी एक विपरीत लहर आती है, और ये विपरीत लहर 1958 से 1975 के बीच में रहती है। इसके बाद तीसरी लहर को हमने पढ़ना है, ये 1974 से, यानी कि आज का जो टाइम है ये सब तीसरी लहर चल रही है। क्लियर है? इन सारी लहरों को हमने थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि आई थिंक 1921 या 20 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना भी था कि भारत इनमें से कौन सी लहर में आता है, पहली लहर में, दूसरी लहर में। तो अगर हम इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये नेट के पर्पज़ से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पहली लहर, ठीक है। तो फर्स्ट लहर में क्या होता है, 1928 से 26 के बीच में रहती है, 1828 से 1926 के बीच में रहती है। पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप और यूएसए में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। पहली लहर में कहाँ पे मतलब ये लहरें क्या बता रही हैं हमें कि पहली लहर में कहाँ कहाँ पे लोकतंत्र आता है, दूसरी में कहाँ आता है, तीसरी में कहाँ आता है, ये सब हमने इसमें देखना है। तो पहली जो लहर है इसमें आता है पश्चिम यूरोप में, और यूएसए में लोकतंत्र आता है, और इस लोकतंत्र की स्थापना होती है, और इन देशों में औद्योगिकरण, उदारीकरण के साथ लोकतंत्र का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब औद्योगिकरण आया, उदारीकरण आया, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होने लग गई। इसके बाद विपरीत लहर आती है इसकी जो विपरीत लहर आती है, इसमें 1922 से 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यानी कि पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी, इटली, पुर्तगाल में लोकतंत्र की जगह तानाशाही आई, और नाजीवाद, फाशीवाद, साम्यवाद के आने से लोकतंत्र को नुकसान हुआ। तो ये सारी शासन व्यवस्थाएं जो आई, इससे लोकतंत्र को नुकसान हुआ, नाजीवादी, फाशीवादी व्यवस्थाएं। अच्छा, पहली लहर में आपको क्या याद रखना है? पहली लहर में आपको याद रखना है कि पश्चिम यूरोप में आया था, और यूएसए यानी कि अमेरिका में आया। तो पश्चिम यूरोप में आपको देख लेना है कि पश्चिम यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, और उन देशों पे थोड़ी सी आपको नज़र डाल लेनी है कि कौन कौन से देश हैं,
ठीक है। बेसिकली पश्चिम यूरोप, क्योंकि इसमें दिए हुए इस तरीके से नहीं है पश्चिम यूरोप में, तो ये आएगा नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है ज़रूर कि पश्चिम यूरोप में जो फॉर एग्जांपल कि पश्चिम यूरोप में लोकतंत्र कौन सी लहर में आया, तो पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट लहर में, और बेसिकली अमेरिका को आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरी लहर देख लेते हैं। दूसरी लहर में हम बात करते हैं 1943 से 1962 तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी लहर में लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे आता है। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, घाना, तंजानिया, अफ्रीका जैसे नव आज़ाद हुए देशों में आया लोकतंत्र। ठीक है, और इसके साथ ही एशियाई अफ्रीकन देशों में लोकतंत्र आया। इसके साथ ही पश्चिमी जर्मनी, ग्रीस जैसे पश्चिमी यूरोपियन देशों में लोकतांत्रिक प्रणालियों का पुनर्गठन होता है। तो हमने देखा था कि फर्स्ट वेव में भी वेस्ट यूरोप में, तो पश्चिम यूरोप में लोकतंत्र आता है। पश्चिम यूरोप में लोकतंत्र फर्स्ट वेव में भी हमने देखा था, और सेकेंड वेव में भी हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? जर्मनी में और ग्रीस में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप में लोकतंत्र कब आया, तो ये आपको कहना है फर्स्ट वेव में। ठीक है, इसके बाद इसकी जो विपरीत लहर आती है, हाँ सेकेंड वेव में आपको याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे जो लोकतंत्र आया था ये 1945 के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद आया है। किन देशों में? जो बेसिकली उपनिवेश बने हुए थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ऐसे देश जो थे वो एशिया और अफ्रीका के देश थे जो उपनिवेश बने हुए थे, ब्रिटेन जैसे देशों का, और बड़े बड़े जो देश थे वेस्ट के, तो उनके गुलाम बने हुए थे। तो जब ये देश आज़ाद हुए तो यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब इसकी विपरीत लहर में हम क्या देखते हैं? इसकी विपरीत लहर हम 1960 विपरीत लहर में देखते हैं। 1960 के दशक में अधिकांश तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र ढह गया। अब तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? तो तीसरी दुनिया के देश, ये हम अफ्रीका और एशिया के देशों की बात करते हैं इसमें। तो तीसरी दुनिया के देशों में अफ्रीका और एशिया के देश आते हैं। जैसे हमने देखा कि दूसरी जो सेकेंड वेव हमारी रही, सेकेंड वेव में क्या हुआ कि जो 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए वहाँ पे लोकतंत्र आया, और बेसिकली एशिया अफ्रीका के देश थे। इन देशों में, अधिकांश देशों में इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन उसके बाद 1960 के बाद यहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। तो ये इसकी विपरीत लहर है कि 1960 के दशक में क्या हुआ है कि अधिकांश तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्र ढह गया। तीसरी लहर में हम देखते हैं, तीसरी लहर में 1974 के बाद कहाँ कहाँ पे लोकतंत्र आता है? तो बेसिकली स्पेन, पुर्तगाल, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों और चिली में लोकतंत्र आता है। और इस लहर में सोवियत संघ से अलग हुए देशों में, तो सोवियत संघ से कितने देश अलग हुए थे? 15 देश अलग हुए थे 1990 के टाइम पे। कहीं पे 1990 लिखा हुआ होगा और कहीं पे 91। 15 देश अलग हुए, तो इन 15 देश जो अलग हुए थे यहाँ पे लोकतंत्र आया। और उसके बाद पूर्वी यूरोपियन देशों में, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में बात की थी पश्चिम यूरोप की। पश्चिम यूरोप में जो लोकतंत्र आता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में आता है। और यहाँ पे हम बात करें पूर्वी यूरोप की। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को आपको ध्यान में रखना है। लोकतंत्र पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र आया। और तीसरी लहर में उदारीकरण, भूमंडलीकरण, यानी कि जो LPG आया था, LPG हमारे देश में 1991 में आई LPG की पॉलिसी। तो ये उदारीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के और उदारीकरण के आने से भी लोकतंत्र को मतलब यहाँ पे लोकतंत्र आने का कारण बना LPG का आना। ठीक है, हंटिंगटन के द्वारा वर्णित तीसरी लहर में दक्षिण पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के लगभग 30 देशों में लोकतंत्र आया।
मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लैटिन अमेरिका, यहाँ पे लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पे अमेरिका की बात नहीं हो रही। फर्स्ट वेव में हमने बात की थी अमेरिका की, ठीक है, यहाँ पे लैटिन अमेरिका की बात हो रही है। तो लैटिन अमेरिका और अमेरिका अलग है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर रखना है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। जैसे लैटिन अमेरिका और अमेरिका को लेके पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को लेके हो सकती है। तो बेसिकली हम याद रखेंगे, इनको मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतंत्र आता है तीसरी लहर में। ठीक है, तो इन तीनों लहरों को आपने अच्छे से क्लियर रखना है। इसमें कहा जाता है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ये भी कहा जाता है कि एशिया के लगभग 30 देशों में लोकतंत्र आया। मुख्य प्रभाव इसका पड़ा पूर्वी यूरोप पे, क्योंकि पूर्वी यूरोप की चर्चा हमने अभी तक नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र आता है। तीसरी लहर में हम कह सकते हैं कि जो भी देश बचे थे, पूर्वी यूरोप के हों या फिर लैटिन अमेरिका के हों या फिर एशिया के हों, तो इन सारे देशों में तीसरी लहर में लोकतंत्र आ चुका था। जहाँ भी आना है तो वो तीसरी लहर में लोकतंत्र आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी लोकतंत्र की 3 लहरें जो हमने अभी देखी हैं। और लोकतंत्रीकरण में आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसमें और भी है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। बिल्कुल आपको इस बात में नहीं रहना है कि हाँ ये टॉपिक सिर्फ इतना सा ही है। बड़ा टॉपिक है, आपको और भी चीज़ें इस पर पढ़नी हैं। बट अभी मेरी वीडियो देखने वाले नेट के स्टूडेंट नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, वरना इसकी बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, मुझे 1-2 वीडियो और बनानी पड़ेंगी। अगर कोई भी नेट का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट के पर्पज़ से वो मैं कंप्लीट कराऊँ। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या पढ़ना चाहते हैं आगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।